नमस्कार यूपीएससी योद्धाओं। 30 नवंबर 2025 के इस खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम रक्षा, शासन और सामाजिक न्याय से जुड़ी कुछ बहुत बड़ी खबरों को डिकोड करने वाले हैं। ऐसी खबरें जो परीक्षा की तैयारी को एक नई दिशा दे सकती हैं। तो चलिए, बिना देर किए सीधे शुरू करते हैं। आज हम जो कुछ भी डिस्कस करेंगे ना, उसे बस एक ही सवाल के चश्मे से देखेंगे कि भाई ये सुर्खियां आपके यूपीएससी सिलेबस के जीएस पेपर 1, 2 और 3 के लिए क्यों और कैसे इंपॉर्टेंट हैं। ये सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि आपकी तैयारी के लिए एक सटीक एग्जाम फोकस्ड एनालिसिस है। तो शुरुआत करते हैं सुरक्षित भारत से। इसमें हम देश की रक्षा तैयारियों और इंटरनेशनल स्टेज पर भारत की पोजीशन को मजबूत करने वाली 3 बड़ी खबरों पर एक नज़र डालेंगे। सबसे पहले डिफेंस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी खबर। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 17A के तहत अपना दूसरा स्टेल्थ फ्रिगेट मिल गया है। अब ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जहाज दुश्मन के रडार से बड़ी आसानी से बच सकता है, जो हमारी समुद्री सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत की डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी का एक बेहतरीन उदाहरण है। वहीं देश की इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये देश के टॉप पुलिस अधिकारियों यानी डीजीपीज और आईजीपीज का 60वां सालाना सम्मेलन था। सोचिए, इस बैठक में आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और बॉर्डर मैनेजमेंट जैसे गंभीर चैलेंजेस पर स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा की आने वाली दिशा तय करती है। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए एक और शानदार डिप्लोमेटिक जीत। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी आईएमओ काउंसिल के लिए फिर से चुन लिया गया है। और वो भी कैसे? 169 में से 154 वोटों के भारी बहुमत से। आईएमओ यूएन की वो एजेंसी है जो ग्लोबल शिपिंग को कंट्रोल करती है। तो इस काउंसिल में हमारी मौजूदगी समुद्री व्यापार और सुरक्षा के नियमों को शेप देने में हमारे रोल को और भी मजबूत करती है। तो अगर इन तीनों खबरों को एक साथ देखें ना, तो नेशनल सिक्योरिटी की एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। एक तरफ आईएनएस तारागिरी का मिलना, GS3 हमारी मेक इन इंडिया डिफेंस कैपेबिलिटी को दिखाता है। दूसरी तरफ डीजीपी आईजीपी सम्मेलन GS3 हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की स्ट्रैटेजी को मजबूत करता है। और इंटरनेशनली आईएमओ काउंसिल में हमारा फिर से चुना जाना GS2 ग्लोबल मैरीटाइम अफेयर्स में भारत के बढ़ते प्रभाव को साबित करता है। ये बाहरी, आंतरिक और कूटनीतिक सुरक्षा का एक परफेक्ट बैलेंस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय पर, विकसित भारत। यहाँ हम बात करेंगे गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण से जुड़ी उन संस्थाओं की जो देश के विकास की नींव हैं। अब ये स्लाइड बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि ये एक संस्था के विकास की कहानी बताती है। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति यानी CEC। देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जुडिशियल कमिटी के रूप में। लेकिन 2023 में इसे पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अब इसे अपनी शक्तियां संसद के कानून से मिलती हैं, न कि किसी अदालत के आदेश से। ये जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव तक पावर के ट्रांसफर का एक क्लासिक उदाहरण है, जो एनवायरमेंटल गवर्नेंस में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। अगला बड़ा मुद्दा है एक राष्ट्र एक चुनाव। इसका सीधा और सरल मतलब है लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक ही समय पर कराना। मकसद है कि चुनावी प्रक्रिया को और ज्यादा सुव्यवस्थित किया जा सके। तो सवाल ये है कि इसे लागू कैसे किया जाएगा। देखिए, इसके 3 बिल्कुल साफ साफ स्टेप्स हैं। पहला, कानून मंत्रालय ने सबसे बड़ी वैचारिक रुकावट को दूर कर दिया है, यह कहकर कि यह संविधान के मूल ढांचे जैसे कि संघवाद का उल्लंघन नहीं करता। दूसरा, इसे कानूनी रूप देने के लिए संविधान 129वां संशोधन विधेयक प्रस्तावित है। और तीसरा, इसका आखिरी लक्ष्य है पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना, ताकि गवर्नेंस में स्थिरता आ सके। विकसित भारत का मतलब सिर्फ बड़े सुधार नहीं होते, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय विकास का संतुलन भी होता है। इसी दिशा में अंडमान में भारत का पहला राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान NCRRI स्थापित हो रहा है, जो हमारे समुद्री इकोसिस्टम की रक्षा करेगा। ये GS3 के लिए इम्पॉर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में गोरखपुर इज्जतनगर एक्सप्रेस जैसी नई ट्रेनें छोटे शहरों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ रही हैं। ये सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एक अच्छा मॉडल है। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी विषय पर, न्याय और समाज। यहाँ हम उन नए कानूनों को देखेंगे जिनका मकसद
सोशल जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना है, भारत में भी और विदेश में भी। यहाँ हम दो बहुत महत्वपूर्ण कानूनों की तुलना कर रहे हैं। एक है भारत के राज्य स्तर का असम बहुविवाह निषेध विधेयक और दूसरा है इटली का एक राष्ट्रीय कानून, फेमिसाइड कानून। ये दिखाता है कि कैसे दुनिया भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए खास कानूनी प्रावधान बनाए जा रहे हैं। जरा इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। असम का बिल पहली शादी के होते हुए दूसरी शादी करने को अपराध बनाता है, जिसमें 10 साल तक की सजा है। इसका उद्देश्य है महिलाओं की सुरक्षा और वैवाहिक जवाबदेही। वहीं दूसरी तरफ इटली का फेमिसाइड कानून जेंडर बेस्ड हत्या को परिभाषित करता है और इसके लिए सीधे आजीवन कारावास की सजा है। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग सामाजिक संदर्भों में एक ही लक्ष्य यानी महिलाओं की सुरक्षा को हासिल करने के लिए अलग अलग कानूनी रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। कानूनी सुधारों के अलावा सामाजिक बदलाव दूसरे क्षेत्रों में भी दिख रहा है और स्पोर्ट्स उनमें से एक है। जय शाह को इंडियन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार मिलना सिर्फ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन की सफलता नहीं है, बल्कि ये महिला प्रीमियर लीग यानी WPL शुरू करने और महिला क्रिकेटरों के लिए समान वेतन लागू करने जैसे ठोस कदमों की पहचान है। यह स्पोर्ट्स में जेंडर इक्वालिटी की दिशा में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव कदम है। ठीक है, तो अब समय है आज की सभी खबरों को एक साथ लाने का। ये रिवीजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां हम सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। इस स्लाइड में आज की सभी मुख्य खबरों का सार है, बिल्कुल क्रिस्प। सुरक्षित भारत के तहत हमने INS तारागिरी, DGP IGP सम्मेलन और IMO चुनाव को देखा, जो सीधे सीधे GS2 और GS3 से जुड़ते हैं। विकसित भारत में हमने CEC, एक राष्ट्र एक चुनाव, NCRI और नई एक्सप्रेस ट्रेन को कवर किया, जो फिर से GS2 और GS3 के लिए महत्वपूर्ण है। और न्याय और समाज में हमने असम बहुविवाह विधेयक, इटली फेमिसाइड कानून और WPL में वेतन समानता की बात की, जो GS1 और GS2 के सिलेबस में आते हैं। इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है या इसे अपने नोट्स में बना लीजिए। ये क्विक रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। और अंत में एक एनालिटिकल सवाल जो मेंस की सोच को परखेगा। एक विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक मजबूत रक्षा प्रणाली, सुधारवादी कानून या फिर कुशल शासन? या क्या ये तीनों एक दूसरे से इस तरह जुड़े हैं कि इन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता? इस पर विचार जरूर करें और अपने विचार तैयार रखें। अगली बार फिर मिलेंगे।